नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग कल, 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान। तो वहीं दूसरे चरण के लिए भी प्रचार तेज, तमाम दिग्गजों ने झोंकी ताकत। राहुल गांधी ने फिर लगाया वोट चोरी का आरोप, कहा हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई, बिहार में भी यही होगा। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग और बीजेपी ने किया करारा पलटवार। राजा वडिंग की बड़ी मुश्किलें, बूटा सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी करने पर बेटे ने कराई एफआईआर, पंजाब कांग्रेस में मचा बवाल। एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार कर रहा है विरोध। अब केरल सीएम पिनराई ने एसआईआर पर बुलाई सर्वदलीय बैठक, बीजेपी नेता के सुरेंद्रन होंगे शामिल। ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, भारत समेत दुनिया की टिकी निगाहें। ट्रंप हारे तो भारत समेत कई देशों को लौटानी पड़ेगी एक एक पाई। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए अब महज चंद घंटों का समय ही बचा है। कल बिहार में पहले चरण के लिए 121 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है, तो वहीं दूसरी चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसको लेकर प्रचार तेजी से चल रहा है। आज बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जिलों में धुआंधार चुनावी प्रचार किया। नड्डा ने प्रचार के दौरान कहा कि एनडीए का मतलब है हीरा, हाईवे, इंटरनेट, रेलवे, एयरपोर्ट। तो वहीं अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने बदलाव के लिए महागठबंधन को वोट डालने की अपील की। इस बीच प्रशांत किशोर को भी बड़ा झटका लगा है। मुंगेर विधानसभा सीट से जन स्वराज के प्रत्याशी संजय सिंह ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। संजय सिंह न केवल बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, बल्कि उन्होंने चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का भी ऐलान कर दिया है। सर, कल बिहार में पहले चरण के लिए वोटिंग होगी। चुनाव से पहले एनडीए और महागठबंधन में क्या चल रहा है? देखिए, 24 घंटा का समय, यानी कि प्रचार कल शाम को 5 बजे थम गया। उसके बाद रात भर अलग अलग जगहों पर मीटिंग हुई। उसके बाद आज पूरे दिन समीकरण साधे गए कि किन क्षेत्रों में क्या क्या नतीजे होंगे और किन पार्टियों में कैसी स्थिति चल रही है। जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी की बात है, मुंगेर से उनका प्रत्याशी संजय सिंह ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ। ये दबाव था वहां के उनके समर्थकों का कि अगर आगे राजनीति करना आप चाहते हो तो कम से कम अपने ऊपर एनडीए से गद्दारी का सर्टिफिकेट लेकर मत चलो। दबाव ये था कि आप जो चुनाव मैदान में खड़े रहोगे, यानी कि हमारा वोट काटोगे, तो इसका मतलब है कि आप जितने वोट काट रहे एनडीए के, उतने ही लोग आपके उतने साल तक की राजनीतिक बैन लगा देंगे। आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना चाहिए। जीत आपकी निश्चित नहीं है तो चुपचाप आराम से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करो। ये एक दो जगह की बात नहीं है। इन्होंने तो सीधे तौर पर भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टियों में जिन जिन जगहों पर ये भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए पीके ने वो उम्मीदवार उतारे थे। जैसे मगध रेंज में कई उम्मीदवार हैं जहां पर कुछ भूमिहारों को टिकट दिया, कुछ राजपूतों को टिकट दिया, ब्राह्मणों को टिकट दिया गया है। मुस्लिम उम्मीदवार जहां उतारे जाने चाहिए थे वहां हिंदू उम्मीदवार उतार दिया है। उन जगहों पर इनकी पार्टी के ऊपर प्रेशर है और इसीलिए ये जो 24 घंटे के अंदर समीकरण बदले हैं, उसमें उनकी पार्टी के उन नेताओं की भूमिका है जो जाकर रात भर घूम घूम कर ये बताए कि देखो, हमें नहीं देना है, बल्कि इस बार एनडीए को देना है, आगे हम अपने लिए आपसे वोट मांगने आएंगे। उसी तरीके से ये महागठबंधन की स्थिति देखिए। मुकेश सहनी क्यों सैक्रिफाइस करें, इस बात पर चर्चा हुई और 2 दिन के अंदर पता चलेगा कि मुकेश सहनी क्या करने वाले हैं। अभी तो अंदर से ये मैसेज चला गया है, जैसे पप्पू यादव का मैसेज चला गया है, जैसे कांग्रेस के अंदर चल रही वो उठापटक में कांग्रेस के नेताओं का मैसेज चला गया है। तो अभी
ये प्रचार नहीं होता बल्कि मीटिंग होती है, और उन मीटिंगों के जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कल वोटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगा कि कहीं महागठबंधन के कई नेता एनडीए के लिए प्रचार करते न दिख जाए। जी, तो बिहार चुनाव को लेकर हलचल तेज है। तो वहीं चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने एच फाइल्स के नाम से हरियाणा में वोट चोरी का आरोप लगाया। राहुल ने हरियाणा चुनाव में 25 लाख वोटों की चोरी करने का आरोप लगाया। राहुल के मुताबिक हर 8 में से 1 वोटर नकली है। राहुल गांधी ने मतदाताओं के फर्जी फोटो और फर्जी मकान के पतों पर सवाल भी उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने एक महिला की तस्वीर दिखाकर कहा कि हरियाणा में एक महिला ने अलग अलग नाम से 10 जगह 22 बार वोट डाला। उन्होंने दावा किया कि यह महिला एक ब्राजील की मॉडल है। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। किरण रिजिजू ने कहा कि बिहार में कल वोटिंग है, पर राहुल गांधी हरियाणा की कहानी सुना रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने बेमतलब के मुद्दों पर एक प्रेजेंटेशन दिया, सब फर्जी है। तो चुनाव आयोग ने भी सारे आरोपों को निराधार करार बताया है। सर, कल बिहार में वोटिंग है, लेकिन राहुल गांधी हरियाणा का किस्सा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि हरियाणा की रिजल्ट बिहार में भी आने वाला है। इनको लग रहा है कि हरियाणा रिपीट्स होगा। जितने हम शोर शराबा करना था करा दिए, लेकिन बिहार में परिणाम हमारे प्रतिकूल आने वाला है, खिलाफ आने वाला है। तो हरियाणा का जिक्र करके ये बता दो कि बिहार में भी वैसे ही परिणाम आते हैं, तो हम वही बात दोहराएंगे जैसे हरियाणा में दोहरा रहे हैं कि वोट चोरी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ये इनका आधार है। लेकिन नाम को देखिए, इस बार उन्होंने हरियाणा फाइल्स नाम रखा। ये फाइल्स से तो इन लोगों को चिढ़ है। कश्मीर फाइल्स के खिलाफ भी थे, केरल फाइल्स के खिलाफ भी थे, बंगाल फाइल्स के खिलाफ भी थे। ये हरियाणा फाइल्स लेकर क्यों आ गए? और हरियाणा फाइल्स लाए भी तो एक मॉडल का चेहरा लेकर आए, और उस मॉडल के चेहरे में नाम में कंफ्यूजन हो गई। इन लोगों ने बड़े नाम चलाए कि ब्राजील की मॉडल है और उसका नाम है मैथ्यूज फरेरा। लेकिन ये मैथ्यूज फरेरो के नाम पर ये चकमा खा गए। देखिए, ये जो रिपोर्ट्स तैयार करते हैं कांग्रेस में बैठे लोग, वो कितने सिंसियर हैं, गंभीर हैं, ये इन्हीं मिस्टेक्स से पता चलता है कि राहुल गांधी को ये दे दी गई तस्वीर, राहुल गांधी उसका नाम ले रहे हैं, और ये पता नहीं है कि ये मॉडल का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस फोटोग्राफर का जो 11 साल पहले इस मॉडल का फोटो खींचा था। ये 10-11 साल पहले की फोटो है, जो अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है, फ्री फॉर ऑल है, और उसके लिए कुछ पे भी करना पड़ता है। लिंक्डइन भी पे करता है, यूट्यूब में भी लोग यूज करते हैं। और उसी तरीके से कांग्रेस ने भी इस मॉडल की तस्वीरें लगाकर ये फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए। तो इसलिए कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर है। और तभी चुनाव आयोग ने कहा, उस समय कहां गए थे जब वोटर लिस्ट बन रहा था? उस समय कहां गए थे जब ड्राफ्ट रोल तैयार हो रहा था, फाइनल रोल तैयार हो रहा था? एक भी कंप्लेन आपके तरफ से नहीं आई। और आज अचानक से चुनाव नतीजे आने के बाद जब आपको लगा कि हार गए हैं, तो वो आरोप लेकर बैठे हुए थे जो आज लगा रहे हो। इसलिए कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। राहुल गांधी रिजिडिटी के कारण धीरे धीरे भारत की राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। अब इनके लिए विदेश में ही राजनीति बची है। जी, तो राहुल गांधी चुनाव आयोग और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाकर बुरे फंस गए हैं। तो वहीं पंजाब कांग्रेस की मुसीबत बढ़ गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल एक रैली के दौरान उन्होंने पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय बूटा सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की थी। इस पर बूटा सिंह के बेटे सरबजोत सिंह सिद्धू ने आपत्ति जताई और कपूरथला जिले के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। राजा वड़िंग के खिलाफ जाति सूचक टिप्पणी मामले में धारा 353, 196 बीएनएस 2023 और धारा 31U 31V SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। अपनी शिकायत में सरबजोत सिंह ने राजा वड़िंग के बयान को बेहद आपत्तिजनक और जातिवादी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजा वड़िंग का बयान न केवल गलत था, बल्कि ये मजहबी सिख समुदाय से ताल्लुक रखने वाले एक नेता का सीधा अपमान भी था। तो अब राजा वड़िंग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है और साथ ही पंजाब कांग्रेस के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सर, राजा वड़िंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, आपस में लड़ लें और ये तय कर लें कि सबसे बड़ा चमचा राहुल गांधी का कौन है।
क्योंकि ये उसी के आधार पर है। राजा वडिंग जिनके ऊपर केस दर्ज हुआ, वो भी तो राहुल गांधी की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। आजकल राहुल गांधी चारों तरफ चलते हैं, दलित दलित करते हैं, ओबीसी दलित, यहां तक कि अब इनकी जुबान ऐसे फिसलने लगी है कि बोलने लगे कि देखो भाई, पूरी प्रॉपर्टी पर तो 10% लोगों का अधिकार है ही, सेना पर, जुडिशियरी में। जिस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अभी भी दलित हैं, उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि देखो, दलितों को तो जुडिशियरी में कोई जगह ही नहीं दी गई। और जगह क्यों नहीं दी गई? क्योंकि तुम लोगों ने कॉलेजियम सिस्टम बना के रखा है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुरू करवा दो तो फिर जगह मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें भी रिजर्वेशन करवा दो। तो जो स्थिति इन लोगों ने पैदा की, वही बात ये अमरिंदर सिंह बोल रहे थे। उन्होंने तो कांग्रेस को फायदे के लिए बात कही कि देखो, पंजाब के अंदर ये सिखों की ही सिर्फ बात नहीं है, दलित सिख जिसके लिए आजकल ये सारे लोग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी, तरन तारण में उपचुनाव होना है, तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों लड़ रहे हैं कि दलित सिख किसके पास होंगे। और इसके लिए ये भगवंत मान को आगे बढ़ाया। राहुल गांधी ने पहले चन्नी को बढ़ाया था, वो भी दलित सिख। तो इन लोगों ने सोचा कि बूटा सिंह का जिक्र करते हुए कहते, देखो, कांग्रेस में बड़े इन लोगों को वैल्यू दी गई थी। उन्होंने कहा कि ये मजहबी सिख थे, इनके परिवार वाले गाय भैंस चराते थे। ऐसी स्थितियों के बावजूद सिर्फ इसीलिए कि ये पीड़ित परिवार से रहे हैं, बूटा सिंह को गृह मंत्री बनाया गया, उनको गवर्नर बनाया गया, बाद में बिहार का भी गवर्नर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में ये तो दलितों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे, दांव उल्टा पड़ गया और इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया। वहां आम आदमी पार्टी की सरकार। अब आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि कांग्रेस हमारी चैलेंजर है, तो इसके नेताओं को पकड़कर अंदर करते रहो। अभी ये आपस में, ये जो पूरे भारत के अंदर विपक्ष ने इंडी अलायंस बनाया है, ये इंडी अलायंस के पार्टनर आपस में पहले भिड़ लें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से चुनौती मिलेगी। पंजाब में तो ये अभी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो पंजाब में कांग्रेस के आधे नेता को खाली कर देगा, कई जेल के अंदर दिखाई पड़ेंगे। जी, अब बात एसआईआर को लेकर मचे बवाल की। अलग अलग राजनीतिक दलों के विरोध के बीच चुनाव आयोग ने 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक बवाल मचा हुआ है। इसी बीच अब केरल से भी विरोध की खबरें सामने आ रही है। स्टालिन की सर्वदलीय बैठक के बाद अब केरल के सीएम पिनरई विजयन ने एसआईआर पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बीजेपी नेता के सुरेंद्रन के इस बैठक में शामिल होने की खबरें सामने आ रही है। सर, एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में तो बवाल है ही, स्टालिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, केरल में क्या चल रहा है? देखिए, केरल में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से कुछ अलग स्थिति है, क्योंकि केरल के अंदर पिछली बार कांग्रेस ने एसआईआर का विरोध करते हुए कहा था कि यहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, पिनरई विजयन एसआईआर का दुरुपयोग कर सकते हैं, मतलब वो फर्जी तरीके से वोट बढ़वा सकते हैं और कांग्रेस का वोट डिलीट करवा सकते हैं, क्योंकि ये चैलेंजर भारतीय जनता पार्टी केरल में अभी इन लोगों का नहीं है। वहां पर यूडीएफ और एलडीएफ के बीच सत्ता चलती है। अभी एलडीएफ की सरकार है, 2 बार हो गया, तो एंटी इनकम्बेंसी का असर होने की संभावना है। कांग्रेस वाले सोचते हैं अगली बार यूडीएफ की यानी हमारी बारी आएगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर इतना घमासान मचा हुआ है, चाहे शशि थरूर का मामला हो या फिर दूसरे अलग अलग क्षेत्रों में मामला हो। वायनाड तक में प्रियंका वाड्रा को जाना पड़ रहा है बार बार, क्योंकि वहां के कांग्रेस के पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं। तो कांग्रेस का आरोप पिनरई विजयन के ऊपर है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के साथ इंडी गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि पिनरई विजयन अपना कंसर्न दिखा रहे हैं, एसआईआर के खिलाफ विरोध करें, प्रदर्शन करें, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया में स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी होंगे, कांग्रेस उनके ऊपर आरोप लगाएगी और हम न प्रमुख विपक्षी पार्टी है न सत्ता में है, तो हमें भी शामिल होना चाहिए। इनविटेशन मिलेगा, शामिल होंगे। जैसे तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो न एआईएडीएमके को शामिल किया गया और न ही भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वहां पर स्टालिन को लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध करेंगे, आरोप उसी पर लगाएंगे। यहां केरल में पिनरई विजयन को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, हमें तो वहां पर कांग्रेस पर आरोप लगाना पड़ेगा। तो इसलिए
वहां की स्थिति कुछ बदली है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की अपेक्षा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिकी सरकार के लिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज यूएस के सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक केस की सुनवाई होगी। ये केस ट्रंप की तरफ से कई देशों पर लगाए गए टैरिफ को लेकर है। केस के दौरान इस पर बहस होगी कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया है या फिर नहीं। ऐसे में ट्रंप की किस्मत दांव पर है, क्योंकि मामला खिलाफ गया तो अमेरिकी सरकार को टैरिफ के नाम पर लगाई गई अरबों की फीस हर देश को एक एक करके वापस करनी पड़ेगी। सर, क्या उम्मीद जताई जाए सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? जो स्थितियां बन रही है और जो लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया में हमेशा लोअर कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया था कि राष्ट्रपति का इमरजेंसी पावर अनलिमिटेड नहीं है। अगर आप किसी देश के खिलाफ छोटे मोटे टैरिफ लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, वो इमरजेंसी पावर में आता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में अपनी मनमानी करते हुए, बिना अर्थव्यवस्था के आकलन किए हुए अपने तरीके से टैरिफ लगा दो, जैसे भारत के ऊपर लगाया गया। पेनाल्टी के नाम पर टैरिफ लगा दो। ये लोअर कोर्ट का फैसला था और उसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई होनी है उसमें वहां के अटॉर्नी जो ट्रंप के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन लोगों का तो सीधे तौर पर कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट से ट्रंप के खिलाफ फैसला आएगा। इसलिए ट्रेजरी सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है और उनको ये पूछा गया है कि टैरिफ में इतने दिनों के अंदर किन किन देशों से कितना एक्स्ट्रा टैरिफ वसूला गया है, अमेरिका के खजाने में कितना पैसा आया है, ताकि ये लोग बता सकें कि इतने अरबों डॉलर जो हमने कमाए हैं, अगर उसको वापस करना पड़ गया तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग की कोशिश चल रही है और विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं कि ये ट्रंप के लिए सिर्फ नहीं है, बल्कि आगे आने वाले समय में कोई भी राष्ट्रपति होंगे उनके इमरजेंसी पावर पर बैन लगाया जाना है। लेकिन ये ट्रंप सुप्रीम कोर्ट में जीत नहीं पाएगा, इसलिए समस्याएं ट्रंप की बढ़ने वाली है, अमेरिका की नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।